तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में मैंने आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ाया था, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो कृपया वीडियो देख लें, ठीक है। हाँ ठीक, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था। थोड़ा सा फिर से एक आइडिया दे देता हूं क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या चीज होती है, मैंने बताया था कि पानी जब बल्क में बहता है स्मूथली, जब पानी या कोई भी लिक्विड बल्क में बहता है स्मूथली, जैसे मैंने नदी का एग्जांपल दिया था, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट ऊपर लिखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्मूथली जब बहता है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड को अगर मैं v1 कह दूं, वेलोसिटी कह दूं v1, इसकी वेलोसिटी को अगर मैं v2 कह दूं और इसको मैं जमीन मान लूं कि जिस जमीन के ऊपर ये पानी बह रहा है, तो इस वाले लेयर की अगर ऊंचाई मैं जमीन से कितनी ले लूं x1, और इस वाले लेयर की ऊंचाई अगर मैं जमीन से कितना ले लूं x2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, डेल्टा x, ठीक है। वो तुम x1 माइनस x2 समझी गए, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी बेटा कितनी v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी v2, तो इन दोनों के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा v, ठीक है। तो अगर हम लोग डेल्टा v अपॉन डेल्टा x कैलकुलेट करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर से बोलता हूं, जब बल्क अमाउंट में पानी फ्लो करता है, जब बल्क अमाउंट में पानी फ्लो करता है तो हम ऐसा नोटिस करते हैं कि जो पानी है वो लेयर के ऊपर लेयर जैसा सरकता हुआ महसूस होता है, जिसको हम लोग लैमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो हो रहा है, एक पानी की लेयर दूसरे के ऊपर सरक रही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर की स्पीड सबसे ज्यादा, विस्कोसिटी की वजह से सेकेंड वाली की उससे कम। विस्कोसिटी मतलब एक प्रकार का फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से आप विस्कोसिटी का ये, फ्रिक्शन की ये बात देखी होगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप फ्रिक्शन शब्द यूज नहीं कर सकते, आपको यूज क्या करना पड़ेगा, विस्कोसिटी यूज करना। तो विस्कोसिटी की वजह से नीचे वाली लेयर की स्पीड और कम हो जाती है, उससे नीचे वाली की और कम हो जाती है, उससे नीचे वाली की और कम हो जाती है, एंड सो ऑन। तो अगर हम दो लेयर की बात करें, अगल और बगल की दो लेयर की बात करें, तो दोनों की वेलोसिटी में कितना फर्क है और दोनों की ऊंचाइयों में कितना फर्क है, अगर उनके रेशियो कर दिया जाए तो उसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 करना है। 99th क्वेश्चन न्यूटन का क्वेश्चन है। द रिलेटिव velocity between two layers of water is 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये डेल्टा v जो होता है, आपने अगर नोट्स बनाया हो तो इसको लिख लीजिएगा कि वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा चुके हैं काइनेमैटिक्स में। दो चीजों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस आता है उसे उन दोनों बॉडीज के बीच का क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो डेल्टा v यहाँ पे काम कर रहा है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो हमें जो रिलेटिव वेलोसिटी दिया गया था तो हम समझ गए कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब डेल्टा v का वैल्यू दिया गया। डेल्टा v का वैल्यू 8.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, देखिए क्वेश्चन करने से यही चीजें होती है कि सब चीजें अंडरस्टूड हो जाती है। जैसे यहाँ पे डेल्टा x है, तो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x इन दो लेयर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो डेल्टा x हुआ, फॉर्मूले में आपने एडिट कर लीजिए जो आपने नोट्स बनाया है, परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, ठीक है भैया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम दिया गया, तो हम समझ गए डेल्टा x का वैल्यू दिया गया कितना, 0.1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है कि ऊपर भी सेंटीमीटर आएगा फॉर्मूले में रखने पे, नीचे भी सेंटीमीटर आएगा, तो कट ही जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की, नहीं समझे, ठीक है ना। तो दो लेयर के बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है उसे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। दोनों लेयर के बीच में जो गैपिंग आता है उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, नहीं है घिनहा सवाल था ये, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। बाय द वे घिनहा नहीं कहेंगे हम,
क्योंकि इसने आपको दो टर्म्स बताए। लास्ट अंत तक हमने आपको केवल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स बता दिया था कि क्या होता है, लेकिन अभी पता चला है कि डेल्टा वी को शाब्दिक रूप में क्या कहते हैं, इन वर्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है, और डेल्टा एक्स को इन वर्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना था तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। जिसको ग्रेडियंट ना याद रहे वो बस इतना याद रखिए, कभी भी ग्रेडियंट शब्द अगर आएगा तो इसका मतलब जिसका ग्रेडियंट कहा गया है, व्याप्ति मिश्रा, जिसका ग्रेडियंट कहा गया है उसमें डिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा गया था तो वेलोसिटी में डिस्टेंस से डिवाइड हो गया। नहीं समझे? बड़ा आसान तरीका है। वेलोसिटी कितनी है 8.0, ये कितना है 0.1, कुल मिला कितना आ गया 80। और वेलोसिटी ग्रेडियंट का कल यूनिट बता दिया था मैंने, सेकंड इनवर्स। कैसे वो भी दिखाई दे रहा है, फिर देख लो। जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए बता रहा हूं बार बार। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर किलोमीटर हो जाएगा, क्या हो गया सेकंड इनवर्स SI इसका यूनिट हो गया। ठीक है, इसलिए 80 सेकंड इनवर्स ये आ गया क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ गए? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, तो कल हमने क्या क्या बता दिया था, ठीक है, आपको सिर्फ इतना सोल्यूशन नोट करना था आज। ठीक है, बाकी फॉर्मूला मैं कल ही लिखवा चुका हूँ, फिगर में कल ही बनवा चुका हूँ। ठीक है, फिगर में शायद हमने ये डेल्टा एक्स कल मेंशन नहीं किया था, ठीक है, उसको भी मेंशन कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब अभी फिलहाल मैंने आज क्या एक्स्ट्रा कराया, केवल क्वेश्चन कराया और फॉर्मूले में डेल्टा वी और डेल्टा एक्स क्या क्या कहे जाते हैं वो लिखवा दिया। कल नहीं लिखवाया था, आज लिखवा दिया। अच्छा, तो बेटा इसको मैं मिटाता हूं फिर ना। तो डायग्राम पे वापस आते हैं और ये मिटा दें हम। तो दो लेयर्स के बीच विस्कोसिटी होने की वजह से एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स, जिसकी वजह से एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर चलने में दिक्कत होती है। जस्ट लाइक फ्रिक्शन, कल भी बताया था कि फ्रिक्शन की वजह से एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर सरक नहीं पाता। वैसे ही यहां पे विस्कस फोर्स की वजह से एक लेयर पानी की दूसरी के ऊपर सरक नहीं पाती, मतलब सरकती है लेकिन दिक्कत होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक, तो आज हम इसी का फॉर्मूला निकालेंगे। कल हमने आपको क्या बताया था? विस्कोसिटी। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि जब कभी भी एक लेयर दूसरे के ऊपर लेयर सरकती है तो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक लेयर के मॉलिक्यूल दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो ज्यादा प्रेम है ये दिक्कत बन गया इसके लिए। ठीक है, कभी कभी होता है कि मम्मी पापा बच्चों से इतना लगाव करते हैं कि जाओ दूसरे शहर में नौकरी कर, क्या करोगे, कर यहीं रहो आंखों के सामने हमारे। ठीक है, तो ये क्या होता है, बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। ठीक है, बच्चा एक्सेल तो करता है अपने शहर में ही करता है, लेकिन वो जितना एक्सप्लोर और एक्सेल बाहर कर सकता था शायद वो उतना अपने शहर में ना कर पाए। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया, IT सेक्टर में हो, कहीं तो कानपुर में एक्सेल कर जाओ, घंटा नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लेयर दूसरी लेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर की वजह से एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होता है। इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। और ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स है जो इसके मोशन को रोक रहा है, रिलेटिव मोशन को नहीं होने देना चाहता, ठीक है, उस फोर्स को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। आज बारी है कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। ठीक है, ओके। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो आप समझ गए। यहां पे एक बात आएगी एरिया की। तो एरिया का मतलब अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो क्या आएगा एरिया? दो लेयर्स जितने एरिया में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। आई मीन टू से, मान लो हम अलग अलग करके पढ़ाते हैं। मान लीजिए एक पानी की लेयर इतनी लेनी है और ऊपर वाली पानी की लेयर इतनी लेनी है। तो कॉमन एरिया जो होता है वो ये वाला हुआ।
हम जब एरिया की बात करेंगे तो हम इस कॉमन एरिया की बात करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? यानी दो लेयर्स के बीच जो कॉमन पोर्शन है उतने के एरिया की बात करेंगे। चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अगला हेडिंग डाल देते हैं। सीधा सीधा हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कस फोर्स एंड न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। यहां भी न्यूटन है। फैक्टर्स affecting viscous force factors affecting viscous force and Newton's formula of viscosity। यानी इस हेडिंग के अंदर हम लोग दो काम करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि विस्कस फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन फैक्टर्स से एक फॉर्मूला निकल के आएगा जिसे कहा जाता है विस्कोसिटी का फॉर्मूला, यानी विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। समझ रहे होंगे? ठीक है, बहुत टफ टॉपिक नहीं, मैं कल से चिल्ला रहा हूं, ये बहुत इजी टॉपिक पड़ता है। ठीक है, तो कल अभी तक आप समझ गए होंगे हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं। ऐसा फोर्स जो एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर सरकने से रोक रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है बाय एक्सपेरिमेंट्स ऐसा देखा जाता है कि जो विस्कस फोर्स होता है माय डियर, एफ जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ कांटेक्ट के। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र इसीलिए कर दिया। ए क्या है? कॉमन एरिया बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, चाहो तो इसको मार्क कर लो। ए क्या है? कॉमन सरफेस एरिया बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, चलिए, और दूसरी चीज क्या है? विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, अर्थात डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स के। बात समझ में आ गई? यहां पे एक अलग कलर से लिख देता हूं, यहां पे एक माइनस भी लगाया जाता है। इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? इस माइनस का बेटा ये सिग्निफिकेंस है कि जिस तरफ वेलोसिटी की दिशा है विस्कस फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स is opposite to the direction of relative motion। ठीक है, अब दोनों को हम कर देते हैं कंबाइन। करो भाई कंबाइन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन क्या पाया? ये पाया F। देखो दो फैक्टर होते हैं, वो क्लियर हो गए। पहला फैक्टर एरिया ऑफ कांटेक्ट, दूसरा फैक्टर वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, फैक्टर वाली हेडिंग खत्म हो गई, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक, अब हम किस पे आगे बढ़ गए? न्यूटन्स फॉर्मूला पे। ठीक है, तो विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल का माइनस का ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगा के कांस्टेंट छुपाएंगे। तो यहां कांस्टेंट आता है ईटा, नॉट नीटा। ये ईटा कौन है? ये ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बड़ा नाम सुना है ना? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, तो कुछ बातें हम पहले से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पहले से क्या क्लियर करते हैं? पहले से हम बता चुके हैं कई बार। कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट, बाकी सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। एक तो बाहर शोर हो रहा है, ऊपर जल्दी से हमने बोल भी दिया है, कोई बात नहीं।
ध्यान से समझिए, स्लो मोशन में बता रहे हैं। कभी भी अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया जाएगा तो इक्वल लगाया जाएगा और एक कांस्टेंट भी आएगा, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा नीटा जो भी है, गसीटा ईटा कुछ भी है आएगा। कभी भी जो कांस्टेंट आए वो कांस्टेंट ऑलरेडी फॉर्मूले में जो चीजें मौजूद थी उन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं v अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, हाँ होता है, ओम्स लॉ बिल्कुल होता है। ठीक, अगर मैं कह दूं कि मैंने v को बढ़ा दिया तो r बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। ठीक है, ईशा जी पढ़ने में ठीक ठाक स्टूडेंट है, उन्होंने हाँ में सर हिलाया है। कुछ दिन पहले पीछे वाले भैया ने भी हाँ पे सर हिलाया था, लेकिन सर कलम करने का मन करता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोनों को 10th में मैंने ही पढ़ाया था। वाह, खैर माय डियर, ये v अपॉन आई इक्वल टू आर आया कहां से, पहले जरा इसके बैकग्राउंड में जाइए, आप समझ जाएंगे खुद ही। ओम्स लॉ होता है v प्रोपोर्शनल i, और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तब इक्वल लगा के आता है r। और अभी हमने क्या फंडा बताया कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाया जाता है तो इक्वल लगा के हमेशा एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट फॉर्मूले में जो पहले से मौजूद है उस पे डिपेंड नहीं करता, यानी r का वैल्यू ना v पे डिपेंड करता है ना i पे। तो जब डिपेंड नहीं करता तो v का वैल्यू बढ़ाओगे तो r की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या, होगा ये, तुम v बढ़ाओगे तो करस्पॉन्डिंग i बढ़ेगा, तो इस प्रकार से बढ़ेगा कि v और i का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम आएगा, r की वैल्यू आएगी। बूझे नहीं बूझे, तो ये फंडा याद रखिएगा हमेशा। कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में ऑलरेडी जो चीजें मौजूद थी पहले से ही उन पे डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा किसके किसके ऊपर, विस्कस फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सवाल उठता है डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, मतलब कौन सा लिक्विड है, पानी बहा रहे हो, केरोसिन बहा रहे हो, ग्लिसरीन बहा रहे हो, सीरा बहा रहे हो, क्या बहा रहे हो, उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो चीज, ये भी फंडा है, सब लिखते रहिए अपने दिमाग में, और या कहीं भी अगल बगल हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु मलयालम उड़िया कन्नड़ फारसी जो भी आती है आपको उसमें लिखा करिए। जो चीज नेचर डिपेंडेंट होती है वो चीज टेम्परेचर पे पक्का डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी 100% कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पढ़ा होगा 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, डेंसर है कि रेयर है, तो मीडियम के टेम्परेचर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी पढ़ा होगा आपने 10th में, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर भी जरूर करता है। जब पढ़ेंगे बार बार चीजों को तो आपके दिमाग में चीजें हिट करती हैं, हमको ये आसमान से लेके नहीं आए थे। ठीक है, बार 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 बार, और ये भी नहीं कि पढ़ाते ही समय ये सब समझ में आया हमको, जब हम पढ़ रहे थे तभी समझ में आ गया था। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। चलिए अब आगे की बात, तो इसी को कहते हैं बेटा, यही जो आइटम है अपना ये न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, इसी को कहा जाता है, इसी फॉर्मूले को कहा जाता है, यही फॉर्मूला है हमारा, इसे कहा जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। जल्दी जल्दी छापिए। हाँ जी, तो ये हो गया। तो अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट और इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही एक है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन पे आते हैं। तो हेडिंग पड़ेगी हमारी
इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको महसूस करेंगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। फॉर्मूला न्यूमेरिकल लगाते वक्त इसका माइनस नहीं लिया जाएगा, अभी न्यूमेरिकल लगवाएंगे तब बताएंगे तुम्हें, ठीक है? ये लगा भी देंगे तो हटाना पड़ जाएगा अल्टीमेटली। चलिए, हेडिंग है हमारी बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वही ईटा, इट्स ईटा नॉट ईटा, ईटा पथरा वाला ईटा नहीं है। तो अभी अभी मिला, क्या मिला? अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार जो विस्कस फोर्स होता है वो माइनस का ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है। समझ गए? तो ईटा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ठीक है, अच्छा ऐसे इसके हेडिंग ऐसे लिखो, हेडिंग बढ़िया से लिखवाते हैं। एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया टॉपिक। अभी इसका यूनिट आएगा पोइजुली, ठीक? तो एफ वी इज इक्वल टू माइनस का ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो माइनस का एफ वी अपॉन ए टाइम्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है? ये क्या आ गया? ये एक प्रकार का हमारा एक्सप्रेशन आ गया जिससे हम लोग ईटा का एस्टिमेशन कर लेंगे, मतलब वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? यानी अगर हमको विस्कस फोर्स बता दिया जाए, एरिया ऑफ कांटेक्ट बता दिया जाए और वेलोसिटी ग्रेडियंट बता दिया जाए तो हम क्या निकाल लेंगे? ईटा। नहीं समझे बात को? अब आगे की बात करते हैं। फॉर्मूला नहीं है ये, मैंने स्टार नहीं बनाया क्योंकि आए तो इसी चीज से। अब बात करते हैं, पहली चीज ये मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड लिखा है तो फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, चलो मैं अलग से लिख दे रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is a scalar quantity, is a scalar quantity। ये भी एक फंडा है कि कितने कोई भी कोफिशिएंट हो, जितने कोफिशिएंट आपने सुने होंगे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोई भी कोफिशिएंट हो कभी वेक्टर नहीं होता, कोफिशिएंट्स हमेशा स्केलर्स होते हैं। आई बात समझ में? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद करना है। अब आगे बात करते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। एस आई यूनिट, हाँ जी एस आई यूनिट बताइए। अगर इसका यूनिट चाहिए तो माइनस का तो कोई यूनिट होता नहीं, फोर्स का यूनिट होता है, क्या होता है? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, डेल्टा वी का मीटर पर, हाँ डायरेक्ट बता दो चुके हैं, सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में? ये हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? अगर तुम न्यूटन को भी केजी मीटर और सेकंड में तोड़ देते हो, क्या होता है न्यूटन का? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं पता क्या है? एक न्यूटन जो होता है उसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहां पे लिख के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? केजी पर मीटर पर सेकंड, ठीक है? इसी वजह से हेंस ये क्यों करा रहा हूं, उसका मेरा एक पर्पस है। इसी वजह से केजी का मतलब हो गया एम, मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ की पावर हो गया -1, सेकंड मतलब टाइम, टाइम की पावर हो गया -1, ml, ml -1, t -1 इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आई बात समझ में? तो जनरली पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस वजह से मैं इसको इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग बात आ गई है, ठीक है? अगर हम चलो अभी डायमेंशन इसका साइड में लिख देंगे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो ऊपर वाला चुड़ैल हो जाएगा, न्यूटन का सीजीएस में डाइन होता है, हाँ, और मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड तो वही रहता है, न्यूटन है बेचारा, हर जगह एक ही सा रहता है, ठीक है? तो डाइन सेकेंड
पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको अगर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में जोड़ोगे तो किलोग्राम का ग्राम हो गया, सेंटीमीटर मीटर का सेंटीमीटर हो गया, सेकंड वैसे ही रहता है। अब हम अलग वाले यूनिट बताते हैं। बेटा समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। फॉर्मूला ये था, इसको एस्टिमेट करने के लिए आप ऐसे ऐसे करेंगे तो एस्टिमेशन हो जाएगा। कोई भी दुनिया का कोफिशिएंट हो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटली द यूनिट। तो यूनिट कैसे निकाला जाता है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे जो याद करने वाली चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी, सीजीएस सिस्टम में इस यूनिट को यानी डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड कहते हैं पॉइस, ठीक है। पॉइस क्या कहते हैं? पॉइस, ठीक है। और एसआई में करोगे तो इसी को बोला जाता है डेका पॉइस, ठीक है। उनका वास्तविक नाम अभी आएगा, ठीक है। डेका पॉइस को ही कहा जाता है पॉइजुली। स्पेलिंग देखनी पड़ जाती है मुझे, उनके अम्मा ने नाम क्या सोच के रखा होगा यही हमें समझ नहीं आ रहा। पॉइजुली, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में जो चीज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है उसको पॉइस कहा जाता है, और एसआई सिस्टम में जो चीज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है उसे डेका पॉइस या पॉइजुली कहा जाता है। आई बात समझ में? और एक डेका में कितने होते हैं? 10 होते हैं। एक डेका पॉइस इक्वल टू 10 पॉइस, ये तो पता ही होगा। नहीं पता हो तो लिख ले। दो बातें, पहली चीज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1 बता दिया। दूसरी चीज एक डेका पॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस होते हैं। एक डेका पॉइस 10 पॉइस होते हैं। बात मेरा समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है इतना? अभी हम डेफिनेशन पे नहीं आए हैं। अभी हमने सिर्फ ये बताया है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे मेजर करना है, एसआई सीजीएस में क्या क्या इसके यूनिट होते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे इसकी डिफिनीशन की, ठीक है। तो डेफिनेशन के लिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर डेफ मींस डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बनाने में हम लोग बचपन से होशियार हैं, पीएचडी कर रखा है हम लोगों ने। क्या करते हैं डेफिनेशन बनाने में? डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसको 1 कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब 99% केसेस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। डेफिनेशन बनाने में डिनोमिनेटर को 1 कर दो, डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 1 मीटर स्क्वायर ले लें, यानी पानी के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर की प्लेट दौड़ा रहे हैं, समझ में आया? ओके, पानी के ऊपर सपोज हम 1 मीटर स्क्वायर की दूसरी लेयर ले रहे हैं, या पानी की एक ऊपरी लेयर के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर की कोई प्लेट, पतली सी प्लेट, हल्की सी प्लेट दौड़ा रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से दौड़ा रहे हैं कि दोनों के बीच का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट रहे वो क्या रहे? 1 सेकेंड इनवर्स रहे, राइट। तो क्या हो जाएगा? ईटा जो हो जाएगा वो माइनस के किसके बराबर हो जाएगा? एफवी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतने विस्कस फोर्स के बराबर होता है जो विस्कस फोर्स 1 मीटर स्क्वायर कॉमन एरिया ऑफ द फ्लूइड पे काम करता है, इस तरह कि उन दोनों लेयर्स के बीच का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो वो 1 पर सेकेंड मेंटेन रहे। टफ हो गया, थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ध्यान सुनिए, फिर से बोलो, ठीक है। पेन ना बजाइए, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड के विस्कस फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। कब? जब हम लिक्विड के ऊपर कितने एरिया का प्लेट दौड़ाएं? 1 मीटर स्क्वायर का प्लेट दौड़ाएं, और इस तरीके वो दौड़ना चाहिए कि प्लेट और पानी यानी लिक्विड के बीच का वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना मेंटेन रहे? 1 सेकेंड इनवर्स मेंटेन। समझ गए? ठीक है, फिर से बोलूं क्या?
किसी लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसके विस्कस फोर्स के बराबर होता है, उस विस्कस फोर्स के बराबर होता है जो किस पे लगता है, 1 मीटर स्क्वायर कॉमन एरिया ऑफ द लिक्विड पे काम करता है, चाहे लिक्विड से लिक्विड का कॉमन कांटेक्ट हो और चाहे लिक्विड के ऊपर प्लेट दौड़ रही है। ठीक है, कब, जब उन दोनों चीजों के बीच जो वेलोसिटी ग्रेडियंट रहे कितना मेंटेन रहे, 1 सेकेंड इनवर्स मेंटेन रहे। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा इसको, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ऊपर। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन लिख रहा हूं। दैट इज, डेफिनेशन में द विस्कस फोर्स, the viscous force required to maintain a unit velocity gradient between its two parallel layers, each of unit area is called coefficient of viscosity। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 करेंगे हम लोग। अब शीट निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 मेरी शीट में, ये नूतन बुक का क्वेश्चन है। अ फ्लैट प्लेट of 100 centimeter square area, ये लिखा हुआ ना, a flat plate of 100 centimeter square area rests on a 2 mm thick layer of glycerine whose coefficient of viscosity is 1.5 decapoise। यानी टेंशन लेने की बात नहीं है, SI यूनिट है डेकापोइस। ठीक है, पॉइज तुम्हारा पॉइज CGS था तो टेंशन होती है अगर पॉइज लिखा होता। ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन मार्क। तो फ्लैट प्लेट है, जैसा कि मैं बता रहा था कि पानी के ऊपर आप प्लेट दौड़ा दीजिए कोई, तो इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। जो थिकनेस है डेल्टा एक्स, थिकनेस भी होती है। ठीक है, जो फॉर्मूला था ना वेलोसिटी ग्रेडियंट का, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को आप थिकनेस भी कह सकते हो। ठीक है, आप डेल्टा एक्स को थिकनेस भी कह सकते हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स भी इसी को कहते हैं और थिकनेस ऑफ द लेयर भी इसी को कहते हैं। इसका मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू आपको थिकनेस दे रखा था 2 mm बोले तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू 1.5 डेकापोइस। ठीक है, हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट, कितना फोर्स चाहिए इसको चलाने के लिए। ठीक है, विद अ वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोले तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। न्यूटन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि विस्कस फोर्स बराबर माइनस का ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। राइट, पहले हम विस्कस फोर्स निकालेंगे, है ना। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे डायनामिक्स का फंडा लगेगा। ठीक है, यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। पहले
उन्होंने जो क्या पूछा मैं डायग्राम पहले बता के समझा दूं। देखिए उन्होंने ये पूछा कि ये है लिक्विड लेयर और ये रही उसके ऊपर प्लेट, आपको जितने फोर्स से खींचना है ये निकालना है। आपको ध्यान समझिएगा, आपको क्या निकालना है कि आप कितनी फोर्स से प्लेट को खींचेंगे, ठीक, ताकि इसकी जो वेलोसिटी रहे वो एक फिक्स वैल्यू रहे, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत ध्यान समझना बच्चा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब टोटल फोर्स कितना हो गया, 0, यानी कि आगे का फोर्स इक्वल टू पीछे का फोर्स। डायनामिक्स में पढ़ाया था हमने, ठीक है, कुछ लोगों ने तो आज ही पढ़ा है ये बात, ठीक है। अभी जब रेलवे वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि रेल ट्रैक में बॉक्स रखा हुआ है, खैर छोड़ो क्लियर करते हैं इसको। बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना के फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ। ये है लिक्विड लेयर, इसके ऊपर ये रखी है प्लेट। हमसे बोला गया कितने फोर्स, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स से हम खींचे कि इस प्लेट की जो वेलोसिटी हो जाए वो इतनी हो जाए। ये जो वैल्यू लिखी है ये फिक्स वैल्यू लिखी है, फिक्स वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू हो गई कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन का 0 हो जाना। एक्सेलरेशन 0 है तो 100% इनके पापा है ही नहीं, फोर्स। एक्सेलरेशन के पापा कौन? फोर्स। यानी अगर एक्सेलरेशन नहीं तो फोर्स नहीं, और फोर्स अगर नहीं तो फोर्स तुम लगाए भी हो कह लो नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जितने फोर्स से आप आगे खींच रहे होगे उतने ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से विस्कस फोर्स पीछे लग रहा होगा, तब जाके ये और ये वेक्टर के नियम के अनुसार एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? क्लियर? यानी अगर किसी बॉडी को, मोटा मोटा आइडिया बताता हूं इसे याद कर लो, अगर किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो जिस दिशा में वो चल रही है उसमें आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर रहेगा, ठीक है। वैसे डायनामिक्स में बात बताई जाती है, लेकिन अभी आप मोटा मोटा ऐसे याद कर लीजिए। समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है। ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब आगे की तरफ लगने वाला फोर्स और पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स हमेशा बराबर होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया उससे मैंने ये दिमाग लगाया कि यहां पे 100% क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि आगे की तरफ का फोर्स और पीछे की तरफ का फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होगा, बराबर होगा। पल्ले पड़ा, दिशाएं अलग अलग, मॉड क्यों लगा दिया आप समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये अगर प्लस मानोगे तो ये वाला किसमें आएगा, माइनस। फॉर्मूले माइनस आता भी है। क्लियर? समझ गए ना? यानी अगर मुझे F निकालना है तो मैं FV निकाल लूं बस। समझ गए ना मैं क्यों पहले FV लिख रहा था? FV इसलिए लिख रहा था क्योंकि जब FV निकलेगा तो मैं उसका मॉड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि FV बराबर होता है माइनस का ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, ठीक है। Therefore FV is equal to माइनस ईटा का वैल्यू सब रख देते फटाफट। 1.5, एरिया कितना है, एरिया 100 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। डेल्टा V का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए डेल्टा V, सवाल उठता है डेल्टा V क्या है, ठीक है। तो पानी रुका हुआ है, सुनो ध्यान से, ये भी पॉइंट बताने योग्य बात है, ठीक है। यहां से मिटा देते, फिगर तो बना ही दिया मैंने ऊपर। पानी रेस्ट पे है और ये प्लेट चल रही है, मेरी बात समझिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा V का मतलब प्लेट की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेट माइनस वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ प्लेट माइनस वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। प्लेट की वेलोसिटी कितनी दी गई है, 3 इंटू 10⁻⁻², और प्लेट और लिक्विड क्या है, रेस्ट पे। ये तो कहानी क्या कि लिक्विड भी बह रहा साथ साथ, लिक्विड के ऊपर प्लेट खींची जा रही है, नहीं समझे? इसका मतलब लिक्विड काहे में है, रेस्ट में। कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं भी दोबारा एक बार फिर से इलैबोरेट करूंगा
तो 3 इंटू 10⁻⁻2 डेल्टा एक्स हो गया, और डेल्टा वी हो गया। डेल्टा एक्स कितना मिला? 2 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे तो विस्कस फोर्स आ जाएगा माइनस का 0.225 न्यूटन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें एफ थोड़ा निकालना था, हमें तो निकालना था एफ। यहां तक निकाल दो, एक नंबर कट जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एफ वी निकाला। क्वेश्चन में पूछने वाले ने, कवि ने कुछ और पूछा है, कवि ने एफ पूछा है, विस्कस फोर्स नहीं पूछा है, राइट? तो एफ वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी की जगह माइनस का 0.225 जैसे करो तो मॉड की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.225 ये आंसर आ गया। बात बल्ले पड़ी तो एक बार मैं फिर से एलैबोरेट कर देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक प्लेट है, एक फ्लैट प्लेट है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यानी 100⁻⁻4 कॉमन एरिया हो गया। पानी और प्लेट के बीच में जो कॉमन एरिया है वो इतना हो गया, ठीक है। जो प्लेट की थिकनेस है वो डेल्टा एक्स का काम करती है, ये आपको याद रखना है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 mm थी और इंटू 10⁻³ हो गया। जो इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो 1.5 डेकापॉइज दिया गया क्वेश्चन में। हमसे बोला गया कि कितने फोर्स से खींचे कि ये प्लेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड से चले। तो मैंने क्या दिमाग लगाया? मैंने ये दिमाग लगाया कि अगर ये प्लेट पानी के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, और 0 एक्सेलरेशन तभी आता है जब टोटल फोर्स 0 हो जाता है, जब नेट फोर्स 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब फोर्स आगे का पीछे के और ऊपर का नीचे के बराबर हो जाए। तो यहाँ ऊपर नीचे के फोर्स की बात हो ही नहीं रही है। तो आगे का फोर्स जो हम लगा के खींच रहे हैं, और पीछे का फोर्स जो अपने आप लगने लगता है फोर्स, वो आपस में कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो F और Fv की वैल्यूज यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी अगर मैं Fv निकाल लूं तो मैं क्या निकाल ले जाऊंगा? F। Fv निकालने में एक दिक्कत आएगी डेल्टा V की, तो वो भी मैंने क्लियर किया कि डेल्टा V का मतलब ऊपर वाली प्लेट मतलब ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी माइनस नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी होती है। हमने पढ़ाया था V1 माइनस V2, V1 ऊपर वाली लेयर थी, V2 नीचे वाली लेयर थी। तो इस क्वेश्चन में ऊपर कौन है? प्लेट, नीचे कौन है? लिक्विड। तो प्लेट की वेलोसिटी माइनस लिक्विड की वेलोसिटी। प्लेट खींची जा रही है, लिक्विड नहीं खींचा जा रहा है, तो लिक्विड की वेलोसिटी 0 हो गई, तो डेल्टा V की वैल्यू ये आ गई। तो F बराबर इतना ये फॉर्मूला होता है, रखा वैल्यू आ गई, माइनस आ गया। यहां तक करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। इसको यहां पे रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, प्लस में लिख के, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।